साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में। साथियों आज की कक्षा में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक शब्द है पुनर्बलन। ये क्या होता है इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप शिक्षक बन गए तो ये पुनर्बलन बहुत काम आएगा आपके। तो देखिए पुनर्बलन क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों पुनर्बलन यानी किसी को बल देना। किसी को क्या देना? बल देना। अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, कोई बालक कोई कार्य करता है और हम उसको कुछ बल देते हैं, उसको कुछ पुरस्कार देते हैं, तो वो क्या होता है? पुनर्बलन कहलाता है। साथियों पुनर्बलन क्या होता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने, किसी बालक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की, उद्देश्य की या लक्ष्य की पूर्ति की, ठीक है, तो उसको क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है। इससे पुनर्बलन से क्या होता है कि जो उसकी अधिगम की प्रक्रिया है ना, वो उसको दोहराता है। अधिगम की या सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या करता है? फिर उसको बार बार दोहराता है। तो कहने का मतलब ये जो पुनर्बलन है वो उस बालक की अधिगम की प्रक्रिया को और तेज कर देता है। साथियों पुनर्बलन एक विद्यालय जीवन में या शिक्षक के जीवन में बहुत काम का है, बहुत काम आता है पुनर्बलन। देखिए पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। पुनर्बलन के यदि हम प्रकार की बात करें तो पुनर्बलन जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। एक होता है नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन अर्थात नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक, इसको हम कह सकते हैं, धनात्मक का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं सकारात्मक पुनर्बलन, और ऋणात्मक को हम कह सकते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन ऐसा हम कह सकते हैं। साथियों ये टॉपिक आपको इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार जब हम किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो ये उसमें बार बार आता है, तो इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखो पुनर्बलन दो प्रकार का, एक धनात्मक या सकारात्मक, दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक। तो साथियों ये दो प्रकार का जो पुनर्बलन है। अब देखिए धनात्मक क्या है, हम बात करते हैं धनात्मक पुनर्बलन की या सकारात्मक पुनर्बलन की, पॉजिटिव, ठीक है। धनात्मक पुनर्बलन प्रदान करने वाला उद्दीपन अनुक्रिया की गति में वृद्धि करता है। जब आप किसी विद्यार्थी को, किसी बालक को क्या करते हो? धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन देते हो तो उससे क्या होती है? उस उद्दीपन की जो अनुक्रिया होती है उसकी गति में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। वो गति, सीखने की जो गति है ना, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी सीखने की गति में वृद्धि हो जाती है। कब? जब हम किसी को धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तब। तो जब ये बढ़ जाती है तो बालक सीखने की जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी पूर्ण कर लेता है, यानी जल्दी सीख जाता है। जैसे हम ये कहें कि कोई बालक है मान लो, या कोई व्यक्ति है, अगर उसने कोई काम कर दिया या कोई वो काम कर रहा है, उसको यदि हम कोई सकारात्मक पुनर्बलन दे, जैसे कोई उसको हमने भोजन का कह दिया, भाई भोजन कर लो, ठीक है, ये सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। उसको पानी पिलाया, ये क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। या हमने उसको कोई सम्मान दे दिया और कोई पुरस्कार दे दिया हमने उसको, ठीक है। या हमने उसकी क्या कर दी? कोई प्रशंसा कर दी, उसको शाबाशी दे दी। क्या दे दी? शाबाशी। ये सब के सब क्या हैं? सकारात्मक पुनर्बलन कहलाते हैं।
धनात्मक पुनर्बलन कहलाते हैं। अगर हम इन सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करें तो फिर उसके सीखने की जो गति होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मान लो कोई बालक है, उस बालक ने कोई काम किया, कोई अच्छा काम कर दिया, तो हमने उसको पुरस्कार दे दिया या उसकी प्रशंसा कर दी या उसको शाबाशी दे दी, तो फिर वो बालक उस सीखने की गति में वृद्धि करता है और साथ ही उसकी वो हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है, ये धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन होता है। दूसरा जो साथी होता है वो ऋणात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन। अब नकारात्मक पुनर्बलन या ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, यानी कि यह किसी भी अनुक्रिया की संभावना को कम करता है, यानी कि जो सीखने की जो गति है ना, इस गति में कमी लाता है। क्या लाता है, कमी लाता है, उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये जो है, जो हम किसी को नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन देते हैं तो उस पुनर्बलन के द्वारा क्या होता है, उसके सीखने की जो गति होती है उसमें कमी हो जाती है, यानी कि शीघ्रता जो होती है वो कम हो जाती है। और जैसे मान लो नकारात्मक पुनर्बलन की हम बात करें तो क्या, जैसे मान लो किसी को दंड देना, किसी को क्या देना, दंड देना। ठीक है, डांटना, अपमानित करना हो गया। ठीक है, ये सब की सब क्या हैं, ये नकारात्मक पुनर्बलन के प्रकार तरीके हैं। ठीक है, किसी को दंड देकर, डांट कर, फटकार कर, अपमानित करके, ये सारे के सारे क्या हैं, ये, या उसको भला बुरा कह के फिर उसको नकारात्मक पुनर्बलन यदि हम देते हैं, पुनर्बलन तो ये भी है लेकिन ये नकारात्मक है। ये कैसे सारे के सारे, ये नकारात्मक है। अगर अपन किसी को नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं, जैसे किसी बालक ने कोई काम किया, उससे वो काम उतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ जितनी अच्छी तरह से एक दूसरे बालक ने किया, तो हमने उस बालक को क्या क्या दंड दिया या डांटा पीटा, उसको बुरा कहा, तो फिर क्या होता है, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। तो बालक के सीखने की गति को ये अवरुद्ध करता है, उसमें कमी लाता है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो ये नकारात्मक या पुनर्बलन, ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है साथियों, जो पुनर्बलन है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का पुनर्बलन प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम। देखिए, जो मुख्य रूप से क्या है, 4 प्रकार का पुनर्बलन जो होता है वो आयोजन प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, एक होता है, प्रकार तो 2 ही हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक, लेकिन 4 प्रकार से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। देखो, एक होता है सतत पुनर्बलन आयोजन, सतत पुनर्बलन आयोजन, यानी कि इसको 100% अनुसूची भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, 100% अनुसूची, 100% अनुसूची इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार सीखने वाले की प्रत्येक सही अनुक्रिया या व्यवहार को पुनर्बलित किया जाता है जिससे वे कार्य को शीघ्रता से सीख सके। सतत पुनर्बलन का आयोजन कब किया जाता है, ये क्या है कि जब कोई व्यक्ति या बालक या सीखने वाला जो कोई भी है, उस सीखने वाले की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना जरूरी होता है जिससे वे और जल्दी से सीख सके। तो ये होता है सतत पुनर्बलन आयोजन। एक होता है निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल पुनर्बलन। ठीक है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन क्या है, इस आयोजन में, यानी कि इसका जो आयोजन होता है, यानी कब प्रयोग में लाया जाता है, देखो 4 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, एक है सतत पुनर्बलन आयोजन, ये 100% अनुज कहलाता है,
इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सही अनुक्रिया पर जब भी कोई विद्यार्थी, बालक या कोई व्यक्ति जो सीखने वाला है वो सही अनुक्रिया करता है तो हर सही अनुक्रिया पर उसको पुनर्बलन देना होता है। दूसरा होता है निश्चित अंतराल पुनर्बलन का आयोजन। अर्थात इस आयोजन में क्या होता है, जो सीखने वाला होता है उसको एक निश्चित समय अंतराल पर क्या दिया जाता है, पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। जैसे 1 मिनट में, अब ऐसे निश्चित कर ले भाई 1 मिनट में इसको पुनर्बलन देंगे, या 1 घंटे में देंगे, या दिन में देंगे, या सप्ताह या महीना में भी दे सकते हैं। तो निश्चित अंतराल पुनर्बलन देना होता है। तीसरी प्रकार से जो पुनर्बलन होता है वो किस प्रकार दिया जाता है, वो तो एक निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन। देखिए निश्चित अनुपात क्या होता है, इस आयोजन में पुनर्बलन देने से पहले यह निश्चित कर लिया जाता है कि कितनी बार सही अनुक्रिया करने पर उसे पुनर्बलन दिया जाएगा। जैसे पूछे जाने वाले प्रश्नों में से प्रत्येक 3 के ठीक उत्तर देने पर बालक को पुनर्बलन देना, यानी कि निश्चित अनुपात में पुनर्बलन दिया जाएगा। यह पहले निश्चित कर लेता है कि भाई इसको पुनर्बलन किस अनुपात में दिया जाएगा। एक तो हम ये कह दें कि भाई 5 में से कोई 3% सही बताएगा उसको पुनर्बलन देंगे, एक हम कह दें 10 में से कोई 6% सही बताएगा उसको पुनर्बलन देंगे। तो एक निश्चित अनुपात पर पुनर्बलन देना। और चौथी प्रकार जो है वो है कि परिवर्तनशील पुनर्बलन। आयोजन। ये क्या होता है साथियों कि इसे हम आंशिक आयोजन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, आंशिक आयोजन। इस आयोजन में पुनर्बलन कभी भी दिया जा सकता है। इन परिवर्तनशील जो पुनर्बलन है वो कभी भी दिया जा सकता है, कभी भी उसको रोका जा सकता है, अर्थात पुनर्बलन नहीं भी दिया जा सकता है। तो इस आयोजन में पुनर्बलन करते समय सही या गलत अनुक्रिया को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि अनिश्चित रूप से ही पुनर्बलन दे दिया जाता है। तो साथियों ये 4 प्रकार से पुनर्बलन का आयोजन होता है। ये क्या है, 4 प्रकार नहीं है पुनर्बलन के, बल्कि ये पुनर्बलन के आयोजन है। पुनर्बलन 4 प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, प्रकार तो पुनर्बलन के 2 ही हैं, धनात्मक या सकारात्मक, और दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक। लेकिन सतत ये जो पुनर्बलन है इसका आयोजन 4 प्रकार से किया जाता है। यानी कि एक होता है सतत पुनर्बलन आयोजन। ये क्या होता है कि ये हर सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। एक निश्चित अंतराल पुनर्बलन, यानी कि एक निश्चित अंतराल पर, जैसे 1 घंटे में, 1 मिनट में या 10 मिनट में, एक निश्चित कर लेते हैं, निश्चित समय अंतराल पर पुनर्बलन देते हैं। एक होता है निश्चित अनुपात पुनर्बलन। एक निश्चित अनुपात, जैसे हम कहें भाई किसी को 4 में से 3% सही उत्तर सही बताने पर पुनर्बलन दिया जाएगा, या हम ये कहें कि किसी 10 में से आधे प्रश्नों का उत्तर सही देने पर पुनर्बलन दिया जाएगा। तो एक निश्चित अनुपात का पुनर्बलन है। एक है परिवर्तनशील पुनर्बलन। ये क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, यानी कि इसको हम कभी भी पुनर्बलन कभी दिया भी जा सकता है, उसे रोका भी जा सकता है, और कभी पुनर्बलन नहीं भी दिया जा सकता। अर्थात तो इस आयोजन में पुनर्बलन करते समय सही या गलत अनुक्रिया को महत्व तो नहीं दिया जाता, बल्कि अनिश्चित रूप से पुनर्बलन दिया जाता है। तो साथियों ये होता है पुनर्बलन का आयोजन। इस प्रकार से पुनर्बलन का क्या करते हैं, हम आयोजन करते हैं। साथियों अब एक और महत्वपूर्ण चीज पुनर्बलन से ही संबंधित, वो भी समझ लीजिए। साथियों आपको ये सारी चीजें समझनी आवश्यक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बहुत जल्दी समझ में आने वाला विषय नहीं होता है। इसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार क्लासेस देखनी पड़ेंगी रिपीट करके, ताकि फिर ये अपनी समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। और जो खासकर नए विद्यार्थी होते हैं जो पहली बार शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो इसको कई बार रिपीट करके देखें। साथियों अब पुनर्बलन जब दिया जाता है तो अपन को कुछ सावधानी रखनी चाहिए कि भाई पुनर्बलन देना, जैसे आप मान लो विद्यालय में जाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे शिक्षक बनकर, तो आपको किसी को पुनर्बलन देना है, आपको बहुत सावधान रखना है। किस समय नकारात्मक देना है,
और नकारात्मक तो बहुत कम से कम दिया जाना चाहिए। धनात्मक देना है, फिर किस अंतराल पर पुनर्बलन देना है, कब देना है, किस समय पर देना है और कौन सा पुनर्बलन देना है, इन सब का ध्यान अपन को रखना पड़ता है। तो कुछ सावधानियां हैं जो पुनर्बलन के समय अपन को रखनी चाहिए। एक तो है कि पुनर्बलन को आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, नंबर 1। यानी कि पुनर्बलन जो है उसको आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 1 ये सावधान रखने कि जितना पुनर्बलन आवश्यक है उतना ही पुनर्बलन देना चाहिए। ऐसा नहीं छोटी छोटी बातों के लिए विद्यार्थी को रोज पुरस्कार दिए जाए। ऐसे पुरस्कार देंगे तो फिर कहाँ तक पुरस्कार देंगे? ऐसे तो पुरस्कार का जो महत्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो पुरस्कार या पुनर्बलन जो है, यानी बच्चे का पुनर्बलन क्या है, उसका मनोबल बढ़ाना। अब मनोबल कैसे बढ़ाते हैं ये अपन को ध्यान रखना है। तो मनोबल जब हम बढ़ाते हैं, पुनर्बलन उसको देते हैं, तो हर छोटी छोटी बात के लिए नहीं देना चाहिए, बल्कि आवश्यकता से अधिक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो ये सावधान रखनी चाहिए। दूसरा क्या है कि पुनर्बलन का प्रयोग सभी विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। यानी कि आप जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हो उन सबके लिए ही पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं आधों के लिए करें, आधों के लिए नहीं करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम भाई कुछ चहेते विद्यार्थियों के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करें, ऐसा अपन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी कि सब विद्यार्थियों को अपन को पुनर्बलन देना चाहिए। अगली सावधानी अपन को यह रखनी चाहिए कि पुनर्बलन के लिए केवल उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। पुनर्बलन के लिए क्या करना चाहिए अपन को? उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। ऐसा नहीं है उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग। आपने कुछ अध्यापक देखे भी होंगे ऐसे जो उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। पुनर्बलन के लिए कुछ कथनों को बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ होते हैं ना, कुछ अध्यापक जो बार बार एक ही कथन को दोहराते रहते हैं, तो बार बार एक ही कथन का क्या नहीं करना चाहिए? पुनर्बलन के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि विद्यार्थी में प्रारंभ में तो जागरूकता और रुचि उत्पन्न होती है, लेकिन एक ही कथन सुनते रहने से उसमें कार्य के प्रति रुचि समाप्त या कम होने लगती है। तो पुनर्बलन से बचने के लिए जैसे अपन किसी को कह दे शाबाश, कभी कह दे होशियार, कभी कह दे वाह, कभी कह दिया शाबाश बेटे, इस प्रकार कह दिया, तो ऐसे अलग अलग कथनों का प्रयोग करना चाहिए। और पुनर्बलन देते समय अध्यापक को अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना है अपन को कि अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन शब्दों का अपन को प्रयोग, तो इन शब्दों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए, कब कितना पुनर्बलन किसको देना है, आवश्यकता से अधिक नहीं देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के लिए बराबर देना चाहिए, और उपयुक्त शब्दों का चयन अपन को करके पुनर्बलन देना चाहिए। तो साथियों, ये हैं पुनर्बलन को देते समय रखी जाने वाली सावधानियां। साथियों, आपको समझ आया होगा। पुनर्बलन एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। तो साथियों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।